नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बर्लिन में छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति के और छोटे तथा सीमांत किसानों को ड्रोन की खरीद के लिए 50% तक की सब्सिडी देगी। रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 11 राज्यों से 161 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, इस समय कोविड संक्रमण में क्षेत्रीय वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे की 101वीं जयंती के अवसर पर आज से मुंबई में 3 दिन का सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव शुरू। केरल सहित देशभर में ईद उल फित्र कल। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पश्चिम बंगाल और केरल आमने सामने और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन में छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की सह अध्यक्षता की। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये परामर्श एक अनूठा संवाद है जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्री भाग लेते हैं। जर्मन चांसलर शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री का ये पहला अंतर सरकारी परामर्श होगा। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार संभालने वाली नई जर्मन सरकार के साथ भारत सरकार का भी ये पहला विचार विमर्श होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त बयान में कहा कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और जर्मनी के एक समान मूल्य हैं। भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर कहा कि भारत ने शुरू से ही संघर्ष विराम का आह्वान किया था, क्योंकि उसका मानना था कि बातचीत ही समस्या का एकमात्र रास्ता है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी। तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। श्री मोदी ने श्री शोल्ज को गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। जर्मन चांसलर ने श्री मोदी को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन संबंधी बातचीत में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे पहले फेडरल चांसलरी में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। श्री मोदी
3 यूरोपीय देशों की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में आज बर्लिन पहुंचे। वहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय समुदाय से मिलना अद्भुत था। उन्होंने कहा कि भारत को अपने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच मित्रता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की यात्रा संपन्न करने के बाद डेनमार्क के कोपेनहेगन रवाना होंगे। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। डेनमार्क की ये उनकी पहली यात्रा होगी और वहां के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी बातचीत होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर भी प्रमुखता से बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। बुधवार को श्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में रुकेंगे और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस की उनकी इस यात्रा से वहां राष्ट्रपति चुनावों के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आज बर्लिन में भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्र सरकार ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य प्राप्त करने की COP26 में भारत की प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया है। जर्मनी की यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बर्लिन में पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी संघीय मंत्री स्टेफी लेम्के के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता, महासागर और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा हुई। डॉ जितेंद्र सिंह ने मॉडल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा में अनुमान लगाने के अनुप्रयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग के उपयोग सहित इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के और छोटे तथा सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। उन्होंने आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान ड्रोन को बढ़ावा देने पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि अन्य किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 40% तक या अधिकतम 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुविधा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इनकी कीमत कम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार फसल के आकलन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटीकरण और उर्वरकों, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण सरकार के एजेंडे में शामिल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज उर्वरक की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार के अत्यधिक सक्रिय उपायों के कारण इस खरीफ मौसम के लिए देश में उर्वरकों का भंडार मांग से अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रति बोरी 1,650 रुपए की वर्तमान सब्सिडी के बजाय डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP पर 2,501 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये पिछले वर्ष की सब्सिडी दरों से 50% अधिक है। उन्होंने कहा कि DAP और इसके कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि का सारा बोझ
केंद्र सरकार वहन कर रही है। उन्होंने राज्यों को ये सलाह दी कि घबराहट की स्थिति या दुष्प्रचार से बचने के लिए किसानों को उर्वरक के भंडार की उपलब्धता की सटीक सूचना दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जमाखोरी, कालाबाजारी या उर्वरक के दुरुपयोग पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि विशाल जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि कृषि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सतत और स्थायी विकास के लिए जैविक खेती के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं हैं और मानवता का भविष्य इनके संरक्षण पर निर्भर है। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर भूमि सुपोषण पुस्तक के विमोचन के बाद श्री नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कई पर्वतीय राज्यों में जैविक खेती सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छोटे छोटे राज्यों ने ये दिखाया है कि लघु और सीमांत किसानों के लिए जैविक खेती विशेष रूप से लाभप्रद है। उन्होंने कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण भूमि उर्वरता के ह्रास पर चिंता प्रकट की। रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 11 राज्यों से 161 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इससे 14,70,000 किसानों को लाभ हुआ है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान खरीद सुचारू रूप से चल रही है। देश में अब तक 760 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। धान की खरीद से 1 करोड़ 9 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कौशल विकास के नए तरीके खोजने और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को स्किल इंडिया मिशन में सम्मिलित करने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन के दूसरे चरण को अंतिम रूप देने और प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ वर्चुअल कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए देश भर में 250 से अधिक सामूहिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 4 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बर्लिन में 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने आज द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति के और छोटे तथा सीमांत किसानों को ड्रोन की खरीद के लिए 50% तक की सब्सिडी देगी। रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 11 राज्यों से 161 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, इस समय कोविड संक्रमण में क्षेत्रीय वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे की 101वीं जयंती के अवसर पर आज से मुंबई में 3 दिन का सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव शुरू। केरल सहित देशभर में ईद उल फित्र कल। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पश्चिम बंगाल और केरल आमने सामने और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जारी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि हाल ही में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में आईसीएमआर के अपर महानिदेशक समीरन पांडा ने कहा कि हाल ही में जिला स्तर पर संक्रमण में वृद्धि का पूरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आकलन नहीं लगाया जा सकता। कुछ जिलों में जो संक्रमण का आंकड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा है, ये निर्णय करेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन क्या होनी चाहिए। लेकिन ये जो जिला स्तर पे डेटा है, इसको पूरा स्टेट या राज्य का ऊपर लागू करना सही नहीं रहेगा। तो इसको हम छोटे छोटे लहर या ब्लिप कहते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको लेके हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा राज्य में या देश में चौथा लहर आ गया। ये बोलना गलत होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 189 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,157 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन पहले आज असम के ऐतिहासिक शिव सागर में योग उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शिवसागर जिले के ऐतिहासिक शिवदौल और अन्य स्थानों पर योग सत्र में 6,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 45 मिनट तक चले इस योग सत्र का संचालन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ने किया। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा देश और विदेशों में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर योग अभ्यास किया जा रहा है। शिवसागर जो देश के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व जिलों में से एक है, इसे भी आज के कार्यक्रम के जरिए पर्यटन क्षेत्र में और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने विभिन्न वाहनों पर 1 अप्रैल 2021 से इस वर्ष 31 मार्च तक के 50% यात्री कर को माफ करने की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से वाणिज्यिक वाहनों के उन संचालकों की मांग पूरी होगी जिन्हें कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन में नुकसान उठाना पड़ा था। जो कर पहले ही जमा करा चुके हैं, उनकी अतिरिक्त राशि को अगले वर्ष तक समायोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट के विमान के उतरते समय हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक टीम नियुक्त की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का 25 करोड़ रुपए का ऋण नहीं चुकाने के आरोप में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी तथा अन्य पर नए सिरे से मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने कहा है कि चोकसी ने ऋण लेने के लिए गिरवी रखे गए हीरों और आभूषणों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर बताया था। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडेय ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। जनरल मनोज पांडेय ने कल कहा था कि उनकी प्राथमिकता संघर्ष के सभी मोर्चों पर मौजूदा और भविष्य की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि वे सैन्य संचालन और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए जारी सुधारों, नवीनीकरण और बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव करवाया जाएगा। ओडिशा में बजरंग नगर, केरल में त्रिक्काकारा और उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होना है। आयोग ने कहा कि इन सीटों के लिए मतदान 31 मई को होगा। मतगणना 3 जून को कराई जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 4 मई को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 11 मई तक भरे जा सकेंगे। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 3 सदस्यों ने आज शपथ ली। ये संजीव अरोड़ा, राघव चड्डा और डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन में अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलवाई। जीवन बीमा निगम ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम
आईपीओ आज संस्थागत निवेशकों के लिए जारी कर दिया। आम जनता के लिए ये 4 मई यानी बुधवार से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का आईपीओ मूल्य 902 रुपये से लेकर 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की आज जयंती है। उन्हें दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुंबई में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय आज से 4 मई तक सत्यजीत रे फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। दो मई 1950 को भारत सरकार ने फ्रांस से चंद्रनगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये शहर अब चंदन नगर कहलाता है और चंद्रनगर विलय अधिनियम 1954 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, जब फ्रांस ने बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की इजाजत ली थी। बाद में ये एक स्थायी फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश नौसेना ने अंततः 1794 में चंदन नगर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1816 में आसपास के क्षेत्र के 3 वर्ग मील के विदेशी अंतः क्षेत्र के साथ ही इस शहर को वापस फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांसीसी भारत के हिस्से के रूप में ये 1950 तक पौंडीचेरी में गवर्नर जनरल के राजनीतिक नियंत्रण में था। 8 जून 1948 को फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार के साथ समझौता किया और घोषणा की कि उसका इरादा भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों की आबादी को अपने भविष्य और स्थिति को घोषित करने का अधिकार देना है। चंदन नगर के नागरिकों ने 9 जून 1949 को भारत के साथ इसके विलय के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार 2 मई 1950 को भारत सरकार ने चंदन नगर के वास्तविक हस्तांतरण के माध्यम से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 2 फरवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस में चंदन नगर को स्वतंत्र शहर बनाने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद 9 जून 1952 को चंदन नगर को विधिवत भारत संघ में शामिल कर लिया गया। हम स्वतंत्रता सेनानी कद्रका मंगडा को याद करते हैं, जिनकी 2 मई 1945 को मृत्यु हो गई। ओडिशा में कोरापुट के निवासी कद्रका मंगडा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के जवाब में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नवरंगपुर उपजेल में हिरासत में रखा गया। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कद्रका मंगडा का 2 मई 1945 को अस्पताल में निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम राष्ट्रवादी संता सिंह को भी याद करते हैं।
जो 2 मई 1925 को शहीद हो गए थे। लाहौर के निवासी संता सिंह ने 1924-25 में 2 बार नाभा में जैतो गुरुद्वारा गंगसर तक शहीदी जत्थों में भाग लिया। उन्होंने वहां सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश आदेश के बावजूद ऐसा किया था। जब ये जत्था गुरुद्वारा पहुंचा तो नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन ने सैनिकों को उसे रोकने और उसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद जत्थे को रोक दिया गया और बड़ी संख्या में इसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य लोगों के साथ संता सिंह की भी गिरफ्तारी हुई और जेल में डाल दिया गया। जेल में इतनी यातनाएं दी गईं कि 2 मई 1925 को इनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। हम इंडियन नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट पंजाब के निवासी कपूर सिंह को भी आज के दिन याद कर रहे हैं। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। 2 मई 1944 को वे इस कार्रवाई में मारे गए। कपूर सिंह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा मरणोपरांत वीर हिंद और शत्रुनाश पदक से सम्मानित किया गया था। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और ये सूचना आपके लिए FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चीन में कार्य कर रहे भारतीयों के समूह ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से अपील की है कि उन्हें अपने परिवारों से मिलने में सहायता की जाए। 2020 के आरंभ में कोविड महामारी फैलने के कारण चीन छोड़ने के बाद अनेक लोग वापस नहीं लौट सके। चीन ने पिछले सप्ताह कुछ भारतीय विद्यार्थियों को चीन के विश्वविद्यालयों में लौटने की अनुमति दी थी। इससे इन लोगों के अपने परिजनों से मिलने की आशा बंधी है। हर्षदा शरद गरुड़ ने इतिहास रचते हुए ग्रीस के हेराक्लियोन में भारोत्तोलन में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हर्षदा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में कुल 153 किलोग्राम वजन उठाया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कल बेंगलुरु में संपन्न हो जाएंगे। 10 दिन तक चलने वाले इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने 20 स्पर्धाओं में भाग लिया। पदक तालिका में कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी 18 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक लेकर शीर्ष पर है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण के साथ दूसरे और अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 13 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेजबान केरल से हो रहा है। मेजबान केरल ने प्रतियोगिता के पहले दौर में पश्चिम बंगाल को पराजित किया था। पश्चिम बंगाल की टीम 46वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 76 रन बना लिए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। केरल सहित पूरे देश में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। रविवार को चांद नहीं दिखने के कारण आज ईद नहीं मनाई गई। रमजान का आज आखिरी दिन है। केरल में ईद के अवसर पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। खाड़ी देशों में ईद आज मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बर्लिन में छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग
और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति के और छोटे तथा सीमांत किसानों को ड्रोन की खरीद के लिए 50% तक की सब्सिडी देगी। रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 11 राज्यों से 161 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, इस समय कोविड संक्रमण में क्षेत्रीय वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे की 101वीं जयंती के अवसर पर आज से मुंबई में 3 दिन का सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव शुरू। केरल सहित देश भर में ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।